उत्तराखंड में कुलिंद राजवंश के बारे में बात करेंगे आज। कुलिंद राजवंश को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन राजवंश माना गया है। महाभारत में आप ये इसका साहित्यिक जो हमें स्रोतों से कुलिंद के बारे में पता चला है उसके बारे में है कि उत्तराखंड का सबसे प्राचीन राजवंश इसको माना जाता है। महाभारत में कुलिंद को द्विज कहा गया है। विष्णु पुराण में कुलिंद को कुलिंदोपश्य कहा गया है और अर्थशास्त्र में कुलिंद को कुलिंद शब्द का उपयोग किया गया है। इसमें पाणिनि ने भी अष्टाध्यायी में कुलिंदों के उत्तराखंड के कुछ भागों में रहने का बारे में बताया है, उसके प्रमाण मिलते हैं। और टॉलमी ने भी बताया कि कुलिंद राज्य का वर्णन इसने किया हुआ है। तो ये साहित्यिक स्रोत है और अभिलेखों से भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुलिंद के केवल ये 6 अभिलेख प्राप्त हैं। 4 तो भरूच से प्राप्त हुए हैं, एक मथुरा से प्राप्त हुआ, एक कालसी से प्राप्त हुआ है। जो कालसी से अभिलेख प्राप्त हुआ है यह मौर्य वंश का, अशोक का है। तो इसके बारे में तो आपको जानकारी मिल गई, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है कुलिंद के बारे में वो है इसकी मुद्राएं। इसकी मुद्राओं के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस राज्य के बारे में, इस राजवंश के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो अब हम इसकी मुद्राओं के बारे में बात करते हैं। अब कुलिंद राजवंश की मुद्राओं के बारे में बात करते हैं। इसको हम 2 भागों में बांट के चलते हैं। एक तो है प्रारंभिक मुद्राएं और दूसरी है परवर्ती कुलिंद मुद्राएं। क्या फर्क है इनमें? जो प्रारंभिक मुद्राएं थी, इन मुद्राओं में किसी भी शासक का नाम नहीं था, कोई किसी शासक का नाम नहीं है, सिर्फ एक कुलिंद नाम उत्कीर्ण है इनमें। अब ऐसा माना जाता है कि यह कुलिंद नाम उस समय इस कोई राजा यहां नहीं राज करता था, बल्कि एक गणराज्य के रूप में कार्य करता था। इन मुद्राओं पे जो प्रारंभिक मुद्राएं हैं इनमें ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ है और ताम्र धातु की ये मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं में कादस्य शब्द उत्कीर्ण है। तो इस कादस्य शब्द को कनिंघम और एलन ने इस काद शब्द को जन्म माना है और इसका समय बताया गया है कि ये 225 ईसा पूर्व से 175 ईसा पूर्व तक का है। और जो प्रारंभिक मुद्रा है इनके अग्रभाग में बोधि वृक्ष है, त्रिरत्न इत्यादि का अंकन है तथा पृष्ठभाग में फैलती हुई सूर्य की किरणें प्रदर्शित की गई हैं। तो ये प्रारंभिक मुद्राओं के बारे में ये है। अब हम बात करेंगे इसी का, जो मुद्राओं में हमने प्रारंभिक मुद्राएं पढ़ लिया, अब बात करते हैं परिवर्ती कुलिंद मुद्राएं। अब बात करते हैं परिवर्ती कुलिंद मुद्राओं के बारे में। ये मुद्राएं जो थी खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि दोनों में थी। ये द्विलिपीय मुद्राएं हैं, रजत और ताम्र धातु की थी। इनमें शासक का नाम उत्कीर्ण है, पहले उत्कीर्ण नहीं था, अब यहां पर शासक का नाम उत्कीर्ण हो गया है। अमोघ भूत के बाद के जो राजा थे उनकी सिर्फ ताम्र धातु की मुद्राएं हैं। तो रजत और ताम्र धातु ये दोनों की तो अमोघ भूत की थी, उसके बाद जो शासक बने उनकी सिर्फ ताम्र धातु की थी। अब कुलिंद राजवंश को कालखंड के हिसाब से बांट के चलते हैं। इसको 3 कालखंडों में हम बांट सकते हैं अपनी पढ़ाई को आसान करने के लिए। तो पहला कालखंड महाभारत के आसपास का है। सिर्फ एक जानकारी है, राजा सुबाहु थे। इनका महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है। राजधानी श्रीपुर या श्रीनगर के आसपास की मानी जाती है, बस यही जानकारी है, इसके अलावा इस समय की कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद जो बीच का कालखंड आता है, उस कालखंड में जो अभी आपको मैंने इससे पहले बताया था, जो प्रारंभिक मुद्राएं थी उसी समय का कालखंड है। कोई शासक का नाम नहीं पता, किसी मुद्रा का नाम नहीं पता, किसी मुद्रा में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, कोई मुद्रा नहीं है। कालसी अभिलेख जो अशोक का है मौर्य वंश का, उससे जानकारी मिलती है कि यहाँ पर इस समय कुलिंद रहते थे। ये कालसी जो अभिलेख है ये 1860 ईस्वी में जॉन फॉरेस्ट ने खोजा था और इस कालसी अभिलेख में इनको कुलिंद कहा गया है। उस समय इनकी राजधानी कालकूट या कालसी के आसपास मानी गई है। और जब मौर्य भारत से चले गए, ये मौर्य वंश के काल के आसपास की घटनाएं हैं, जब मौर्य शासन का पतन हो गया तो उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी संभवतः सुगना नगर के आसपास बना ली थी। उसके बाद जो इसका महत्वपूर्ण कालखंड है वो आता है लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का। इस समय जो अमोघ भूति, जो इनका सबसे शक्तिशाली राजा था, उसकी मुद्राएं और उसके बाद के शासकों की जो मुद्राएं हैं उसके बाद इसका वर्णन है। तो अब हम इसका जो मुख्य पार्ट है वो पढ़ते हैं। अब बात करते हैं 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के आसपास का जो समय था कुलिंदों का, ये इनके उत्कर्ष का समय था। यहाँ पर 3 प्रकार की मुद्रा है। एक तो है अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, जो इनका सबसे शक्तिशाली राजा है। दूसरी है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं
और तीसरी है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। सबसे पहले बात करते हैं अमोघ भूत प्रकार की मुद्राओं के बारे में। अगर शक्तिशाली राजा है, देखिए इसकी ताम्र और रजत दोनों प्रकार की धातुएं थी, बाकियों की सब ताम्र है। इसके बाद द्विलिपीय मुद्राएं थी, इसकी मुद्रा में दो लिपियां थी, ब्राह्मी और खरोष्टी। हिंदी यवन प्रभाव था इसके मुद्राओं में। ये एकमात्र ऐसा कुनिंद राजा है जिसकी मुद्राओं में महाराज की उपाधि उत्कीर्ण है, महाराज लिखा गया है इसकी मुद्रा में, और किसी भी कुनिंद शासक की मुद्राओं पर महाराज नहीं लिखा गया है। अमोघ भूत के लिए जो मुद्राएं हैं उसमें रज कुनिंदस अमोघ भूतिस महाराज उत्कीर्ण है, ये इसके बारे में लिखा गया है। अब बात करें अगर अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के बारे में, तो इनकी लिपि ब्राह्मी लिपि है और ये सिर्फ ताम्र धातु की है। लोकसेवा आयोग ने, उत्तराखंड लोकसेवा आयोग ने एक बार इससे प्रश्न पूछा है कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में किस राजा का नाम नहीं है। उसने 4 ऑप्शन दिए थे, तो किसका नाम नहीं है करके, तो इसमें आप याद कर सकते हैं। इसमें नाम दिए हैं, मगभटस का नाम दिया है, शिवदत्त का नाम है, हरिदत्त का नाम है, शिवपालित का नाम है। ये 3 नाम दिए थे वहां पर, और ऑप्शन अलग अलग दिए थे, तो आप ये नाम याद कर सकते हैं। एक मगभटस का नाम है, शिवदत्त का नाम है, हरिदत्त का नाम है और शिवपालित का नाम है। तो ये अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हो गई। फिर आती है छत्तेश्वर प्रकार की मुद्राएं। ये भी ब्राह्मी लिपि में है, ताम्र धातु की है। छत्तेश्वर प्रकार की मुद्राएं ब्राह्मी लिपि में है, ताम्र धातु में है। ये इसके बारे में थोड़ा जानकारी है बस। इसके बाद इस मुद्राओं में, छत्तेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं हैं, इसमें एक चित्र अंकन है जिसमें दाएं हाथ में त्रिशूल लिए हुए और बाएं हाथ को कमर में रख के फरसा रखा हुआ है और ऐसे पकड़ के, तो ये माना जाता है कि शायद वो शिवजी, भगवान शिवजी की अंकन किया गया है उसमें। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण है। और इसमें इस प्रकार की जो मुद्राएं थी, ये छत्तेश्वर प्रकार की, इनमें कुषाणों का प्रभाव है। यहाँ तो हिंद यवन का था, इसमें कुषाण का प्रभाव है, इन मुद्राओं में कुषाणों का प्रभाव है। तो यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। कुलिन राजवंश की मुद्राओं के बारे में इतनी जानकारी है। अब इन मुद्राओं के आधार पर इस राजवंश के कुछ राजाओं के नाम है। ये जो मुद्राएं हमें कुलिन राजवंश की मिली हैं, इसके आधार पर कुछ राजाओं का नाम है। तो किस किस राजा का नाम आया वो एक बार मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम कुलिन राजवंश को यहीं पर समाप्त कर देंगे। अब राजाओं का क्रम देख लीजिए। इसमें ये जरूरी नहीं कि इसके बाद यही आया हो। मुद्राओं के आधार पर हम इनका नाम जो नाम प्राप्त हुए वो है कि विषदेव का नाम है, उसमें अग्रराज का नाम है, धनभूति का नाम है, धनभूति द्वितीय का नाम है, बलभूति का नाम है, अमोघ भूति आता है उसके बाद। ये तो सबसे शक्तिशाली राजा है, इसी की द्विलिपि मुद्राएं हैं। रजत और ताम्र धातु की मुद्राएं द्विलिपि, इसकी लिपि, इसने सबसे शक्तिशाली राजा यही माना गया है यहाँ का। उसके बाद मगधत आता है, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित। अभी आपको बोला था, ये लोक सेवा आयोग ने, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने संभवतः शायद पीसीएस के एग्जाम में पूछा था 2012 के पीसीएस के में, कि शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, ये 3 नाम दिए थे। इसके अलावा अन्य नाम भी दिए थे 3 के ऑप्शन में। तो और बताना था कि कौन सा अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में किसका नाम है। तो ये है। उसके बाद छत्रेश्वर, भानु और रावण, ये इनकी मुद्राओं के आधार पर इनके राजाओं के नाम है। तो हम कुलिन राजवंश आज इतना ही पढ़ते हैं। अब अगले वंश के बारे में इसके बाद बात करेंगे। धन्यवाद।